तो अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम समझेंगे 6 मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऑफ गवर्नमेंट होते क्या हैं, क्या वजह होती है कि गवर्नमेंट ये मैक्रो इकोनॉमिक एम्स को सेट करती है, क्या क्राइटेरिया होता है इन एम्स का और इनका कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि एक एम को हम ठीक करने जाएं तो दूसरा एम खराब हो जाता है। डेफिनेशंस में सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक साल में जो एक कंट्री की वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, जो नेशनल आउटपुट होता है, जो उनका जीडीपी होता है, उसमें जितना परसेंटेज इंक्रीज आता है उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, जो लोग एक कंट्री में विलिंग एंड एबल टू वर्क हैं, यानी कि जो लोग काम ढूंढ रहे हैं और जो काम करने के काबिल हैं, उनको अगर जॉब नहीं मिल रही है, उनको अगर काम नहीं मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड हैं। फिर स्टेबल प्राइसेस। अच्छा, स्टेबल प्राइसेस का मतलब ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा प्राइसें बढ़ें, ना बहुत ज़्यादा प्राइसें कम हो, प्राइसें एक जगह पे स्टेबल रहें। 2-3% बढ़ें तो वो ठीक है, लिटिल और नो इन्फ्लेशन, यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज आ रहा है प्राइसों में। और डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसें कम होना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइसें उनकी कंट्री में स्टेबल रहें, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ें भी नहीं और कम तो देखो होती ही नहीं है, प्राइसें एक बार बढ़ जाएं तो वो तो बढ़ चुकी होती हैं। डिफ्लेशन बहुत ही रेयर केसेस में, यानी कि चीज़ें सस्ती बहुत ही रेयर केसेस में होती हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी कंट्री में प्राइसेस स्टेबल रहें। फिर आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, इसको डिटेल में हम लोग आखिरी सेक्शन में समझेंगे, बिल्कुल आखिर के चैप्टर्स में। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को यूँ समझो कि जो हमारी दूसरी कंट्री से डीलिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और जो हमारे लोग बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं वो कितने पैसे भेजते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो ये सब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है। नॉर्मल अगर सिंपल करके इसको समझना चाहो तो यूँ कह सकते हो कि गवर्नमेंट चाहेगी कि उनकी जो इंपोर्ट की वैल्यू है, जो चीज़ें वो दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं, जितने पैसे वो उनके लिए दे रहे हैं, वो उनकी एक्सपोर्ट की वैल्यू से कम हो। यानी कि गवर्नमेंट चाहेगी कि एक्सपोर्ट, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में हम जो चीज़ें भेज रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा हो पैसों में, और जो हम चीज़ें दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो। तो ऐसे में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा फॉरेन करेंसी आ रही है, और इंपोर्ट हम कम चीज़ें कर रहे हैं तो हमारी करेंसी हमारी कंट्री को छोड़ के कम जा रही है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहे। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, इंपोर्ट कम होगी, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और गवर्नमेंट चाहती है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हो, यानी अमीरों से पैसे लेके गरीबों में बांटना। ऐसा गवर्नमेंट कैसे करती है? ऐसा गवर्नमेंट टैक्स वगैरह के थ्रू करती है, जहाँ पर अमीरों से एक ज़्यादा परसेंटेज टैक्स लिया जा सकता है और गरीबों को वेलफेयर बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की फॉर्म में बांटा जा सकता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी कंट्री में जो गरीब हैं उनको पैसे मिलें और जो बहुत अमीर हैं वो थोड़े ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट को दें। और गवर्नमेंट चाहती है कि एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, यानी कि जो भी हम लोगों की ज़रूरियात हैं वो हम ऐसे पूरी करें कि फ्यूचर जनरेशन्स को मसला ना हो। अगर हमें बिजली जनरेट करनी है और हम सारा कोल वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो उससे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कोल नहीं बचेगा। तो ऐसे में बिजली वगैरह जनरेट करने के लिए हमें सोलर पावर यूज़ करनी चाहिए। तो एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि हमें आज की ज़रूरियात को पूरे करने के लिए दूसरी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनका नुकसान नहीं करना है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज वगैरह ढूंढनी होंगी उसके लिए। अब डिटेल में समझते हैं 6 मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऑफ गवर्नमेंट को। तो देखो, पूरी दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो सब चाहती हैं कि उनकी कंट्री में तरक्की हो, उनकी कंट्री में इकोनॉमिक गोल्स अचीव हो रहे हों, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा हो और लोग अच्छी लाइफ गुजार सकें। ये सब तभी होगा जब ये 6 मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स उनके सेट होंगे और इन पे काम हो रहा होगा। तो सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक एम ऑफ गवर्नमेंट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी कंट्री में रियल जीडीपी बढ़ रहा हो। अब रियल जीडीपी क्या होता है? देखो, एक होता है जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 ईयर। अब ये गवर्नमेंट चाहेगी कि हर साल बढ़े। अब रियल का मतलब होता है एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो जीडीपी अगर बढ़ रहा है 10% और महंगाई बढ़ रही है 5%, तो ऐसे में रियल जीडीपी ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ रहे होंगे, लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें वगैरह बन रही होंगी, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाएगा, वो एक बेटर लाइफ गुजार सकेंगे। तो गवर्नमेंट का पहला इकोनॉमिक एम ये हो गया। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट या लो अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट नाम से ऐसा लगता है कि सब लोगों के पास जॉब हो,
लेकिन ऐसा नहीं है। लो अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट एक ही चीज़ है, यानी यहाँ पर नेचुरल जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट होता है 4%, 5%, उसको भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जॉब हो और जो लोग विलिंग एंड एबल टू वर्क हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं, उनको काम मिल जाए। फिर गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेबल प्राइसेस हों, यानी कि लो इन्फ्लेशन हो। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी कंट्री में परचेजिंग पावर प्रिजर्व्ड रहे, इन्फ्लेशन महंगाई कंट्रोल में रहे और लोग एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। अगर इन्फ्लेशन कोई 2-3% बढ़ती है तो वो नॉर्मल सी बात है, वो ठीक है, उसको हम कहेंगे लो इन्फ्लेशन और स्टेबल प्राइसें रहना। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 10% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, तो ऐसे में लोगों का लाइफस्टाइल तबाह हो जाता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाता है। फिर चौथा मैक्रो इकोनॉमिक एम है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, यानी कि एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए इंपोर्ट की वैल्यू से। तो हम अपनी कंट्री से ज़्यादा चीज़ें बाहर भेज रहे हों, हमारे पास ज़्यादा फॉरेन करेंसी आ रही हो, और हम कम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो, कम वैल्यू की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो, हमारी करेंसी बाहर कम जा रही हो, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सरप्लस आ जाएगा, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं वैल्यू और इंपोर्ट कम वैल्यू की चीज़ें कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है। पांचवा मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि अमीर और गरीब के बीच का जो फ़र्क है उसको कम करना। तो अमीरों से पैसे लेके गरीबों में बांटना, इसको टैक्स वगैरह के थ्रू किया जा सकता है। अमीरों से आप ज़्यादा परसेंटेज टैक्स ले सकते हो और गरीबों को वेलफेयर बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इस फॉर्म में बांट सकते हो। छठा और आखिरी मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट है एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे डेवलपमेंट करो कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए चीज़ें बचें। अगर बिजली बनानी है तो कोल का इस्तेमाल नहीं होगा, कोल से कम बनाई जाए, सोलर पावर यूज़ की जाए, और ऐसे ही बाकी सारी चीज़ों में भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ की जा सके ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए चीज़ें बचें। तो पूरी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं वो यही चाहती हैं कि उनकी इकॉनमी स्टेबल रहे, उनके जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, मुल्क में तरक्की हो और उनकी रिसोर्सेज कम से कम डिप्लीट हो, कम से कम इस्तेमाल हो और वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकें, इस जनरेशन की भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी चीज़ें रहें और उनकी कंट्री में तरक्की होती रहे। अब जब ये गवर्नमेंट्स एक एम के लिए जाती हैं, एक एम को इम्प्रूव करने के लिए जाती हैं, तो दूसरा एम ख़राब हो जाता है। ये मैं समझाता हूँ, देखो कैसे होता है। इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक एम्स। अब देखो इसकी कुछ एग्जाम्पल समझो। सबसे पहली बात, अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए जाएंगे, मतलब कि ज़्यादा जीडीपी चाहिए, ज़्यादा जीडीपी के लिए ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए फैक्ट्री वगैरह लगेंगी। अब ये जब फैक्ट्रीज़ लगेंगी तो एक तो ये नेचुरल रिसोर्सेज भी आपकी कंट्री की यूज़ करेंगी और पॉल्यूशन वगैरह भी होगी, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन का जो एम है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने जाते हैं तो एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन ख़राब हो जाती है। फिर ये समझो कि लो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अगर हम जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जॉब्स हों, तो ऐसे में क्या होगा, जब उनके पास जॉब्स होंगी उनके पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो वो चीज़ें डिमांड करेंगे, जब वो चीज़ें डिमांड करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो महंगी होने लग जाएंगी। तो स्टेबल प्राइसेस या लो इन्फ्लेशन इससे ख़राब हो जाता है। तो लो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गए तो लो इन्फ्लेशन और स्टेबल प्राइसेस नहीं रह सकती। फिर जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जीडीपी वगैरह बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, जब सब काम कर रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो ये लोग चीज़ें इंपोर्ट करना भी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि अब हम ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें इंपोर्ट करने लग जाते हैं, हम महंगे महंगे फ़ोन मंगा रहे हैं, महंगी महंगी चीज़ें मंगा रहे हैं। तो ऐसे में बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी हमारी ख़राब हो जाती है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में भी जा सकता है, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें हो रही हैं और एक्सपोर्ट कम वैल्यू की चीज़ें हो रही हैं। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए अगर हम जाते हैं, यानी कि अमीरों से पैसा लेके गरीबों में अगर हम बांटते हैं, तो उससे इंसेंटिव टू वर्क कम हो जाता है। इंसेंटिव टू वर्क कम हो जाएगा तो जाहिर है इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह डैमेज होगी, जीडीपी कम बनेगा। तो देखो इंसेंटिव टू वर्क कैसे कम होता है, जब गवर्नमेंट लोगों पे हाई टैक्स लगा रही है, जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत से काम करके पैसा कमा रहे हैं, उन पे हाई टैक्स लग रहा है और उससे हम लोग गरीबों में वो पैसा बांट रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की फॉर्म में। तो ऐसे में क्या होगा, लोग काम करना छोड़ देंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी डैमेज हो सकता है। तो इस चैप्टर में इतना ही।